सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे के 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग के। आज पेश होगा देश का आम बजट। लगातार चौथी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश होने वाला है। सस्ते महंगे पर आम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। तो आपको बताते चलें आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज आम बजट पेश होने वाला है। लगातार चौथी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। सस्ते महंगे पर आम लोगों की निगाहें टिकी हुई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। आज आम बजट पेश होने वाला है। लगातार चौथी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लोकसभा में आपको बताते चलें सुबह 11 बजे पेश होगा बजट और इस बजट से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। पूरे देश की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग के। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मीटिंग में आम बजट 2022-23 को मंजूरी दी जाएगी। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मीटिंग में आम बजट 2022-23 को दी जाएगी मंजूरी। तो आपको बताते चले आज देश का आम बजट पेश होने वाला है और उससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें इस मीटिंग में आम बजट 2022-23 को मंजूरी दी जाएगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होनी है ये बैठक। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की जहां पर बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की जो आपको बताते चले आज लोकसभा में 11 बजे बजट पेश होगा और उससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी जिसमें आपको बताते चले आम बजट 2022-23 को मंजूरी दी जाएगी। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की जो आपको बताते चलें बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मीटिंग में आम बजट 2022-23 को दी जाएगी मंजूरी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की जहां पर दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। 321 पर पहुंचा दिल्ली का एक्यूआई। सोमवार को 302 दर्ज किया गया था एक्यूआई। तो आपको बताते चले फिर से दिल्ली की हवा प्रदूषित होती चली जा रही है। एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले 321 पर दिल्ली का एक्यूआई लेवल पहुंच गया और सोमवार की अगर हम बात करते हैं तो 302 दर्ज की गई थी एक्यूआई। दिल्ली में फिर बढ़ने लगा वायु प्रदूषण। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। 321 पर पहुंचा दिल्ली का एक्यूआई। सोमवार को 302 दर्ज किया गया था एक्यूआई। दिल्ली में फिर से बढ़ने लगा वायु प्रदूषण। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। 321 पर पहुंचा दिल्ली का एक्यूआई। सोमवार को 302 दर्ज किया गया था एक्यूआई। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। तो आपको बताते चले हरियाणा की विजिबिलिटी कम हो चुकी है।
सोनीपत में भी कोहरे ने दस्तक दे दी है। कोहरे के कहर से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की, जहां पर आपको बताते चले आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, वाहन चालकों को हो रही परेशानियों का सामना। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी। हरियाणा के हिसार में विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। सोनीपत में भी कोहरे ने दस्तक दे दी है। तो लगातार आपको बताते चले ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में घना कोहरा छाया हुआ है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिसार से हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़ गए हैं और सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात करते हैं हिसार की, तो लगातार विजिबिलिटी शून्य होती चली जा रही है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ नजारा इस समय देखने को मिल रहा है? देखिए सृष्टि, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी है और घना कोहरा इस प्रकार से छाया हुआ है मानो पूरे क्षेत्र को सफेद चादर से ढांप दिया गया हो। हम कह सकते हैं कि आज पिछले जो 2-3 दिन से सूर्य देवता ने दर्शन दिए थे और मौसम खुल चुका था, उसको देखते हुए एकदम से इतना घना कोहरा छाया है कि आज सड़कों से लेकर गलियों तक दिखाई देना बिल्कुल बंद हो चुका है। हालांकि फसलों के लिए यह कोहरा फायदेमंद है क्योंकि इस समय फसलों को सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन जो वाहन चालक हैं सड़कों पर जो दौड़ रहे हैं वो रेंग रेंग कर चलना शुरू हो चुके हैं और विजिबिलिटी न होने के कारण जो समय सीमा होती थी 1 घंटे की, अगर वो बढ़ करके 2 से 3 घंटे तक हो चुकी है। लाइटों का सहारा लेकर के और जो सफेद पट्टियां हैं उनके सहारे पर ही लोग अपने स्थानों तक पहुंच पा रहे हैं। आज विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है और ये भी बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि 3 और 4 तारीख को कई गरज के साथ कई स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। सृष्टि, बिल्कुल। सोनीपत से लाजपत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लाजपत, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चली और एक बार ठंड फिर से वापस आती नजर आ रही है। ऐसे में किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला सबसे बड़ा हाईवे 44 जो देश का काफी राज्यों को जोड़ता है, पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है, वहीं पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। जहां लोगों को एक सफर तय करना होता है और एक व्हाइट पट्टी का ऐसे में सहारा लेना होता है, व्हाइट पट्टी कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगी। केएमपी केजीपी की बात करें, जहां पर लोगों से टोल वसूला जाता है, केएमपी केजीपी पर भी कोई व्हाइट पट्टी दिखाई नहीं देती। ऐसे में रोडों की हालत काफी गंभीर है और ऐसे में जब धुंध का कहर होता है, और सोनीपत की बात करें तो फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है और फैक्ट्री एरिया का होना और पोल्यूशन का होना लगातार लाजमी है और ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां आपको बता दें कि एक तरफ कोहरा जब बढ़ता है तो पोल्यूशन बढ़ता है तो लोगों को दिखना मुश्किल हो जाता है। लोगों को अपने सफर पर पहुंचना होता है, वो अपने सफर पर नहीं पहुंच पाते, जिनके साथ काफी बड़ी दिक्कत रहती है। आपको बता दें, मैं जिस जहां इस रोड पर मौजूद हूँ, आपको मेरे पीछे तक आपको दूर तस्वीरों तक दिखाई दे रहा होगा, जहां तक ये कैमरे की जो जगह है आपको दिखाई दे रही है, ये रोड है। इस रोड पर भी टोल वसूला जाता है। ये मेजर सत्य प्रकाश के नाम से ये रोड जाना जाता है, जो कि जठेड़ी गांव है उस के जो शहीद हुए थे उनके नाम से ये रोड है। लेकिन इस रोड पर ही लापरवाही दिखाई देती है। जिन लोगों से अगर टोल वसूला जाता है तो उनको सुख सुविधाएं देनी होती है, वो लेकिन सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसे में जिन लोगों को अपना सफर तय करना होता है वो लोग फंस जाते हैं। जिनको अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है वो अपनी मंजिल पर समय पर नहीं पहुंच पाते। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही होती है। जिस रोड पर टोल दिया जाता है उस रोड पर कम से कम प्रशासन को तो अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए।
बिल्कुल लाजपत, बिल्कुल सही कहा आपने। अनूप, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं और आपके पीछे लगातार यहाँ पर घना कोहरा हमें देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से ठंड ने रुख बदल लिया है और घना कोहरा वापस आ चुका है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कोहरे के कारण कई सारे हादसे भी हो जाते हैं और लोगों को ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सृष्टि, जिस प्रकार से साथी लाजपत बता रहे थे कि एनसीआर का तो इससे और भी ज्यादा बुरा हाल है। और अगर यहाँ पर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता प्रबंध यहाँ पर नजर नहीं आए हैं, क्योंकि ऐसे में जो सड़कें हैं उन पे दोबारा से सफेद पट्टियां हर सीजन में लगाई जानी चाहिए। इस प्रकार का हिसार में कोई अभियान दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा अगर कोई घुमावदार मोड़ है, टी पॉइंट है, वहां पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं तो कहीं पर भी इस बार रिफ्लेक्टर नहीं लगाए गए और इतने घने कोहरे में दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जहां पर दुर्घटना क्षेत्र है, संभावित दुर्घटना क्षेत्र है, वहां पर बोर्ड वगैरह लगाए जाने चाहिए, रिफ्लेक्टर लगाए जाने चाहिए। तो इस प्रकार की इस बार कोई तैयारी दिखाई नहीं दी। हालांकि इस बार पिछली साल की अपेक्षा तक घना कोहरा देखने को मिला है। चाहे जनवरी की बात की जाए, आज 1 फरवरी की बात की जाए, तो अचानक से बहुत घना कोहरा होने के कारण जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको देखते हुए प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई तैयारी सामने नहीं आई है। सृष्टि, बिल्कुल अनूप, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लगातार प्रशासन की, तो यहाँ पर प्रशासन लाख दावे तो कर देता है कि पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। अगर हम रात की बात करते हैं अनूप, तो क्या पुलिस गश्त करती है? प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम किया गया है? देखिए, प्रशासन की तरफ से समय समय पर नाइट डोमिनेशन चलाए जाते हैं, लेकिन उसमें वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया जाता है। संदिग्ध जो वाहन होते हैं उनकी चेकिंग की जाती है, लेकिन घने कोहरे, धुंध को लेकर के किसी प्रकार का कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा। और इस अभियान में इसे सबसे जरूरी है कि जो आपके शहर से निकलने वाले प्रत्येक, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या आम सड़कें हों, उन पर आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जो वाहन चालक है उनको दिखाई दे, सफेद पट्टियों को दोबारा से आप दुरुस्त करवाएं। जगह जगह पर आप एक इंटेरोगेटिव निशान छोड़ें, एक रिफ्लेक्टर लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ आगे मोड़ है, यहाँ पर टी पॉइंट है, यहाँ पर संभावित दुर्घटना क्षेत्र है। तो इस प्रकार की जो है गाइडलाइन जो प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए थी, एक प्रबंध किए जाने चाहिए थे। इस प्रकार के प्रबंध नहीं होते, जिनकी वजह से ही दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। कई बार तो ये होता है कि गाड़ियां फुटपाथ पर चढ़ जाती है, दोनों सड़कों के बीच में जो फुटपाथ बनाया होता है वहां पर गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिनकी वजह ये होती है कि उनके ऊपर एक सफेद और पीली पट्टियां बनाई जाती है। प्रशासन वो भी नहीं बनाता। चाहे एनएच की बात कर ली जाए, एनएच पर भी इसी प्रकार की दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से प्रशासन को हर धुंध और कोहरे के मौसम से पहले इस प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए। सृष्टि, बिल्कुल अनूप, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिल रही है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं। लाजपत, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से सोनीपत की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, विजिबिलिटी पूरी तरीके से शून्य हो चुकी है और ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कहा जाता है कि फसलों के लिए कोहरा काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो क्या लगता है आने वाले समय में किस तरीके से और ज्यादा क्या ठंड पड़ सकती है और क्या आपकी प्रशासन से बात हो पाई? क्योंकि ऐसे में हादसों का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। तो क्या प्रशासन कोई इंतजाम करेगा आने वाले समय के लिए? जी बिल्कुल, देखिए, जिन लोगों को अपना सफर तय करना होता है उनको रोड पर चलना होता है, और रोड भी जहां कहीं पर ऐसे भी मोड़ हैं जहां पर लोगों को दिखाई नहीं देता और जिससे दुर्घटना हो जाती है। इस वक्त जिस रोड पर हम मौजूद हैं, मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि इस रोड पर आपको कोई भी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं दिखाई देगी। ये रोड आपको मैं बता दूं कि ये जो काफी जो है जगह को जोड़ता है। आपको बता दूं कि रोहतक, बहादुरगढ़ और नरेला जो दिल्ली को जोड़ता है, और सोनीपत, ये लगातार हाईवे जो रोड है इस पर टोल भी वसूला जाता है। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा ये ट्रैक्टर है, ये चल रहा है, लेकिन ये गाड़ियां इसके पीछे लाइन में है। आपको रोड पर कहीं भी आपको व्हाइट पट्टी नहीं दिखाई देगी और आपको ये वाहन भी दिखाई दे रहे हैं, लाइट अपनी चलाकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी मंजिल पर पहुंचना है, अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है, लेकिन लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। जहां प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन प्रशासन भी आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा। आपको मैं जो रोड जिस शहरों को जोड़ते हैं उसका आपको बोर्ड दिखा दूं कि कितने शहरों को, ये जगह को जोड़ता है ये रोड। लेकिन इस रोड पर वसूला जाता है टोल, लेकिन टोल की वजह से भी लोगों को सुख सुविधाएं नहीं मिलती। ये आप देख सकते हैं, रोहतक है, बहादुरगढ़ है, नरेला है, सोनीपत है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी काफी बड़ी है जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी को भी जोड़ता है। ये हाईवे के हालात आप देख सकते हैं, कितने ज्यादा व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से लापरवाही दिखाई देती है। ये जो वाहन है
इनके पीछे आपको कहीं भी व्हाइट पट्टी रोड पर दिखाई नहीं देगी। इस पर वाहन आपको लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दूसरी तरफ भी दिखा दूं कि यहाँ पर बाजार है, ये बाजार भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं भी आपको व्यवस्था जो है प्रशासन की नहीं दिखाई देगी। इसमें लापरवाही जो साफ सी दिखाई देती है कि प्रशासन की लापरवाही है। ऐसा नहीं है कि इस रोड पर टोल वसूला जाता है, लेकिन टोल की वजह से भी लोग परेशान रहते हैं। टोल देते हैं लेकिन लोगों को सुख सुविधाएं नहीं मिलती। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही रहती है, और प्रशासन की लापरवाही का वजह कहीं ना कहीं आम नागरिक को भुगतना होता है। आम नागरिक जब अपने टोल देने के वजह जब पूछता है कि हमें कम से कम सुख सुविधाएं तो मिले, लेकिन उस पर फिर झगड़ा बनता है, और वो झगड़ा लाजमी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्ती दिखाई देती है जब टोल वसूले जाते हैं। और जब आम नागरिक जब अपना सफर तय करता है तो वो सुख सुविधाओं की पूछता है, तो उसको लेकर झगड़ा बढ़ता है। तो ये प्रशासन की लापरवाही रहती है। टोल जो है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों को दिए जाते हैं, और ऐसे में जब कोहरा जब बढ़ता है तो आम नागरिक जिनको अपने सफर तय करने होते हैं वो फंस जाते हैं, जिससे लगातार प्रशासन और सरकार की कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन लापरवाही लगातार दिखाई देती है। मैं आपको जो टोल है, जहां पर टोल लगते हैं, वो टोल भी मैं आपको दिखा दूं। इस रोड पर जो है टोल वसूला जाता है, लेकिन लापरवाही दिखाई देती है, और लगातार लापरवाही कहीं ना कहीं बिल्कुल आम नागरिक को भुगतनी होती है। कहीं ना कहीं यही लापरवाही आने वाले समय में भारी पड़ सकती है, क्योंकि कोहरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका, अनूप आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे ठंड को लेकर कि किस तरीके से कोहरा बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। अब आगे खबरों का रुख कर लेते हैं और 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 5वीं ब्रेकिंग की। देश में लगातार कोरोना संक्रमण की दर घटती चली जा रही है। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 2,62,628 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो वहीं आपको बताते चले कोरोना के चलते 959 लोगों की मौत हुई है। तो देश में लगातार कोरोना का कहर कम हो रहा है। आपको बताते चले एक राहत वाली ये खबर है। 2,62,628 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के चलते 959 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में घट रही कोरोना की संक्रमण दर, एक राहत वाली ये खबर है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले देश में कोरोना संक्रमण की जो दर है वो लगातार घटती चली जा रही है। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 2,62,628 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो ठीक होने वाले जो मरीज हैं वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी रिकवरी रेट बढ़ रहा है। ऐसे में आपको बताते चले कोरोना के चलते 959 लोगों की मौत हुई है। तो एक राहत वाली ये खबर है कि देश में कोरोना संक्रमण की जो दर है वो घट रही है। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन 2,62,628 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो ठीक होने वाले जो मरीज हैं वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में ये राहत वाली खबर सामने आ रही है। 9 बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 6वीं ब्रेकिंग। प्रदेश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 3,567 मामले सामने आए। तो वहीं आपको बताते चले 6,791 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। 19 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। कोरोना की रिकवरी रेट जो है वो आपको बताते चले 96.22% पहुंच गया है। और गुरुग्राम में 1,115 केस सामने आए। फरीदाबाद में 219 और हिसार में 273 मामले सामने आए। तो अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में भी लगातार कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही। जहां एक तरफ लगातार मामले बढ़ रहे थे, ऐसे में अब रफ्तार धीमी हो चुकी है। एक दिन में 3,563 मामले सामने आए। 6,791 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 19 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। तो वहीं आपको बताते चले रिकवरी रेट जो है वो 96.22% पहुंच गया है। वहीं आपको बताते चले गुरुग्राम में 1,115 केस सामने आए। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से ही सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद में 219, हिसार में 273 मामले सामने आए। और सोनीपत का अगर रुख किया जाए तो 181 मामले सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 115 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सिरसा में 101, रोहतक में 107 कोरोना के मामले सामने आए। अगर यमुनानगर का हम रुख करते हैं तो 155 और कुरुक्षेत्र में 169 मामले सामने आए हैं। तो धीमी पड़ रही है कोरोना की रफ्तार। ये आप सभी के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही थी, ऐसे में अब एक राहत वाली खबर ये सामने आ रही है कि आंकड़ों में लगातार गिरावट आती चली जा रही। जहां एक तरफ एक दिन में 6-7 हजार से ज्यादा मामले सामने आ जाते थे, वहीं अब प्रदेश में 3,000
से ऊपर ही मामले सामने आ रहे हैं। 3,563 मामले एक दिन में सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये राहत वाली खबर आप सभी के लिए है कि आंकड़ों में लगातार कमी आती चली जा रही है और रिकवरी रेट जो है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग के। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, पाबंदियों से मिली थोड़ी सी राहत, आज से खोले गए स्कूल और कॉलेज। तो आपको बताते चले, कोरोना काल का समय चल रहा था, ऐसे में स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब थोड़ी सी राहत मिली है और आज से स्कूल और कॉलेज को खोल दिया गया है। बिना वैक्सीनेशन के छात्रों को एंट्री नहीं मिलेगी, ये एक नियम है। तो आपको बताते चले, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है सिर्फ उन्हीं छात्रों को एंट्री मिलेगी। तो वहीं सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स भी ओपन हो गए हैं। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर। तो आपको बताते चले, पाबंदियों से थोड़ी सी राहत यहां पर मिलती नजर आई है और आज से स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। 10वीं और 12वीं तक के लिए स्कूल खोल दिए गए, लेकिन यहां पर एक नियम बड़ा ये है कि जिन छात्रों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है सिर्फ उन्हें ही स्कूल और कॉलेज में एंट्री दी जाएगी। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले चंडीगढ़ से ये खबर है। पाबंदियों से मिली थोड़ी सी राहत, आज से खोले गए स्कूल कॉलेज। 10वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोले गए हैं। बिना वैक्सीनेशन के छात्रों को एंट्री नहीं मिलेगी। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स भी 50% क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नौ बजे के 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सेक्टर 25 की झुग्गियों में भीषण आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो झुग्गियों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो आपको चंडीगढ़ से हम खबर बता रहे हैं, जहां पर सेक्टर 25 की झुग्गियों में भीषण आग लग जाती है और दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद रहती हैं। आग बुझाने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। झुग्गियों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की। सेक्टर 25 की झुग्गियों में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की। पंचकुला से ये खबर आपको बता देते हैं, पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस अलर्ट में नजर आ रही है। पंचकुला बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रख रही है पुलिस। आने जाने वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो आपको बताते चले, पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस अलर्ट पर है। पंचकुला बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रख रही है पुलिस। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पंचकुला से ये खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर है। पंचकुला बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रख रही है पुलिस। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं आखिरी ब्रेकिंग की। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के अलर्ट मोड पर है पुलिस। पंचकुला बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पंचकुला से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस इस समय अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। जो भी वाहन आ जा रहे हैं उनकी चेकिंग भी की जा रही है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।